क्या था, चंपारण बिहार वाला आंदोलन क्या था, खेड़ा गुजरात वाला क्या था। इन सारी चीजों में दिक्कतें आती है, बार बार दिक्कतें आती है कि डेट भूल जाते हो कि सहयोग की जगह सैन्य विज्ञा कर दिया, सैन्य विज्ञा की जगह सहयोग कर दिया। तो इनको कैसे क्लियर किया जाए, तो इसके लिए अपन गांधी जी की जो डेट आपकी किताब में शुरू है वो शुरू है जनवरी 1915 से। जनवरी 1915 जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, स्वदेश लौटते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वकालत का कार्य करने गए थे गांधी जी और 1893 में गए थे। तो उसके साथ ही जब गांधी जी लौटे दक्षिण अफ्रीका से वापिस, तो उन्होंने प्रथम अभिव्यक्ति जो दी थी 1916 में दी थी गांधी जी की प्रथम अभिव्यक्ति। तो गांधी जी की प्रथम अभिव्यक्ति थी 1916 में। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं मदन मोहन मालवीय। कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय करते हैं। और गांधी जी को संबोधित करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए गांधी जी को अवसर मिला था और पहली बार गांधी जी ने भाषण दिया। और गांधी जी ने इस भाषण में कहा था कि इस जो सभा में मेरे को सभ्य लोग सब दिख रहे हैं, सूट बूट वाले लोग सब दिख रहे हैं, लेकिन जो किसान बंधु है, जो अन्नदाता है, श्रमिक बंधु है, वो मेरे को कहीं ना कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो गांधी जी ने किसानों की बात सबसे पहले अपनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में की थी और 1916 में की थी। अब उसके बाद 1916 के बाद गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण बिहार में नील की खेती की जाती थी किसानों द्वारा, और अंग्रेजों ने एग्रीमेंट कराया था 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति थी बेटा? 3 कठिया पद्धति। और 3 कठिया पद्धति के तहत जमीन के 20 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था और उसके 3 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस नील की खेती करने से किसानों को यह नुकसान था कि उन्हें 2 वर्ष के बाद इस जमीन की जो उत्पादन क्षमता थी वो पूरी तरह खत्म हो जाती थी और इस भूमि को बंजर के रूप में तब्दील हो जाती थी। किसके रूप में हो जाती थी ना? बंजर जमीन हो जाती थी। गांधी जी ने किसानों को राहत दिलाई और चंपारण बिहार में गांधी जी ने जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया। अब उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर घटना, मजदूरों बोनस की मांग कर रहे थे, कुछ अधिकारों की मांग कर रहे थे और गांधी जी ने उनको अधिकार दिलाए और पहली बार हड़ताल नामक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर घटना। अब अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, आपके मैप पे भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे चंपारण ये बिहार में आ गया। कहाँ है ना? बिहार में। और दूसरा आपका अहमदाबाद जो आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का एक प्रसिद्ध आंदोलन इसके साथ ही गांधी जी करते हैं, खेड़ा जो गुजरात में, खेड़ा जो गुजरात में, वहां पे किसानों में लाल बाग से परेशान होके अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया गांधी जी ने और किसानों को रियायतें दिलाई। उसके बाद एक एक्ट लाती है अंग्रेजी सरकार जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको जान के ये खुशी होगी कि एक्ट का नाम उसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा है, उसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा है जो इस एक्ट को लाता है। जैसे रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया तो सर जॉन रेडक्लिफ ने निर्धारण किया, उसका रेखा का नाम पड़ गया रेडक्लिफ रेखा। तो आपको जानने, आज तक सुना नहीं होगा आपने, रॉलेट एक्ट को जो पारित करने वाला था उस व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सिडनी रॉलेट। और उसी के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। अब आता है बेटा 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट जो आता है इसके तहत 2 वर्ष की सजा थी, ना दलील थी ना अपील थी, ना दलील थी ना अपील थी। परेशान हो गए कि 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया, कारण भी नहीं बताया जाएगा उन्हें। क्या नहीं बताया जाएगा? कारण भी नहीं बताया जाएगा। तो इस एक्ट का विरोध किया भारतीयों ने और विरोध करने के बाद अंग्रेजी संस्था ने एक कानून लागू कर दिया, मार्शल लॉ। कौन सा कानून लागू किया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू करते 13 अप्रैल 1919 के दिन। कब लागू करते हैं ना? 13 अप्रैल 1919 के दिन मार्शल लॉ लागू किया जाता है और मार्शल लॉ के तहत 4 से 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। अब इस प्रकार मार्शल लॉ लागू किया गया 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर, कई बार नेम पे पूछा जाता है अमृतसर को बचाओ, तो पंजाब में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है ना? पंजाब में अमृतसर पड़ता है। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पंजाब अमृतसर की घटना है। जलियांवाला बाग में सिख समुदाय का जो त्योहार था, सिखों का त्योहार था बैसाखी। अब बैसाखी के त्योहार को मना रहे थे लोग और उसी दिन बैसाखी के त्योहार को मनाते हुए अंग्रेजों ने देखा कि ये तो लाखों की, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा है यहाँ पे, तो उन्होंने जो जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया। किसका आदेश दिया? गोलियां चलाने का आदेश दिया और 400 से 500 व्यक्ति उस
जलियांवाला बाग में मारे गए क्योंकि उसका गेट एक ही था और वहां पे अंग्रेज अपनी बंदूकें लेके खड़े थे। अब गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जो 1909 के दौरान वो लिखता है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने अपने बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए। गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। अंग्रेजी साम्राज्य किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है तो अपन को क्या करना होगा? अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बहिष्कार का अर्थ यह है कि अंग्रेज किन कारणों से भारत में टिके हुए हैं। पहला कारण, उनकी इनकम यहाँ से हो रही है कहीं ना कहीं। उनकी क्या हो रही है? इनकम यहाँ से हो रही है कहीं ना कहीं। तो इनकम यहाँ से हो रही है तो अपन अंग्रेजों की जिन चीजों से इनकम हो रही है उन चीजों की इनकम क्या कर देनी चाहिए? अपन को बंद कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। स्कूल कॉलेज जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए उन्हें छोड़ दो, उनमें जाना बंद कर दो। वकीलों ने कहा अदालतें छोड़ दी, विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दी, स्कूलें छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी। तो गांधी जी ने कहा कि अगर अपन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजी साम्राज्य 2 वर्ष के अंदर ही ढह जाएगा। तो गांधी जी की ये पुस्तक थी हिंद स्वराज। गांधी जी अपने विचार लिखते हैं। अब एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीजें याद आती है कि जैसे 3 अहम फैसले नागपुर अधिवेशन के आपको याद रखने चाहिए। पहला फैसला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। असहयोग आंदोलन क्या मिली थी? स्वीकृति। गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, उसमें असहयोग आंदोलन के लिए अर्जी लगाई थी और नागपुर अधिवेशन में उन्हें स्वीकृति प्रदान मिल गई। अब उसके बाद नागपुर अधिवेशन में 3 अहम फैसले होते हैं। पहले तो असहयोग आंदोलन के लिए स्वीकृति मिली। अब कांग्रेस पार्टी जो एक महत्वपूर्ण दल था जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, अब इस दल की सदस्यता लेने के लिए आपको कुछ टोकन शुल्क देना पड़ेगा, कुछ राशि देनी पड़ेगी, जिसे टोकन शुल्क के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? टोकन शुल्क के नाम से जाना गया। तो टोकन जारी किया गया था कांग्रेस की सदस्यता के लिए। वो भी किस घटना में हुआ? बेटा कौन सा अधिवेशन हुआ? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। अब इसके बाद एक और अहम फैसला था, कौन बता सकता है मेरे को कि एक अहम फैसला था? जी, नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की तो मांग की गई, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं है क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ऐसी मांग उठी थी। किसमें उठी थी? लाहौर अधिवेशन में मांग उठी थी। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में और 30 में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा पहनाकर। तो तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी बात यह थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो नागपुर अधिवेशन में ये 3 मुख्य बातें उठी कि कांग्रेस की सदस्यता के लिए टोकन जारी किया जाएगा। दूसरी मांग ये उठी कि आपको जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और तीसरी असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिलती है। तो असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली दिसंबर में, तो जनवरी में असहयोग आंदोलन शुरू होना है। किसमें शुरू होना है? जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और असहयोग का अर्थ है कि हम किसी भी प्रकार से सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। भले सरकार जिन जिन कारणों से अपनी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिन चीजों से सरकार पैसा कमा रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, उन चीजों का बहिष्कार कर देंगे अपन। जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, कई महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई ने जो स्कूलें और कॉलेजें छोड़ दी विद्यार्थियों ने। तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष बिंदु पे था, लेकिन गांधी जी चाहते थे इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से रखना। किस तरीके से रखना? अहिंसात्मक तरीके से रखना। लेकिन इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा होने लगी। कहीं ना कहीं क्या होने लगी? हिंसा होने लगी। तो असहयोग आंदोलन जो जनवरी 1921 में चला था, आपका कब चला था? एक घटना होती है चोरा चोरी, जगह का नाम है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बेटा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। चोरा चोरी जगह का नाम है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना थी कि वहाँ एक पुलिस थाने को क्रांतिकारियों द्वारा जला दिया गया और पुलिस कर्मी जिंदा जलकर मारे गए। ये घटना थी 5 फरवरी 1922 की। कब की घटना है बेटा? 5 फरवरी 1922 की घटना है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक स्थान का नाम है चोरा चोरी, वहां पे पुलिस थाने को जला दिया गया। गांधी जी ने कहा आंदोलन हिंसा का रूप लेता जा रहा है, अहिंसावादी का प्रेरित थे गांधी जी तो, लेकिन हिंसा का रूप लेता जा रहा है। तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित हो गया।
12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कई बड़े बड़े नेताओं ने ये गांधी जी की भूल के रूप में बताया। फिर आपको पता है 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। कौन सी ट्रेन डकैती होती है बेटा? काकोरी ट्रेन डकैती होती है। फिर साइमन कमीशन आता है 1928 में। क्या बता बेटा? 1927 में। वैसे साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, लेकिन भारत पहुंचता है 1928 में। भारत में पहुंचता है 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और लाला लाजपत राय जो विरोध करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के बाद जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उन्हें सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया गया और उसके बाद नेशनल असेंबली में बम फेंका गया अपने क्रांतिकारियों द्वारा और जो कहा गया इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारे को भगत सिंह चर्चित बनाता है। कौन बनाता है? भगत सिंह चर्चित बनाता है। और फिर आपका जो आंदोलन चल रहा था उस कड़ी में गांधी जी एक महत्वपूर्ण आंदोलन करते हैं, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन करता है? सविनय अभिज्ञा आंदोलन से पहले की घटना थी कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक पे क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। और उस टैक्स का विरोध करने के लिए गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी से साबरमती की यात्रा करेंगे। कहां से कहां तक यात्रा? दांडी से साबरमती तक की यात्रा गांधी जी करेंगे। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी से निकलते हैं और वो निकलने की डेट थी 12 मार्च 1930। कौन सी डेट थी बेटा? 12 मार्च 1930। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी से शुरू होते हैं और साबरमती आश्रम पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को और नमक बनाया समुद्र के किनारे और नमक कानून तोड़ा। कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। और इससे आगे सविनय अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? सविनय अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं इस समय 1930 में जो एंड का समय था, इसमें गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा था इंग्लैंड में। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं गया, यहाँ से प्रतिनिधि करने गया ही नहीं भारत से। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। अब गांधी इरविन समझौता जो होता है वो कब होता है? 5 मार्च 1930 को होता है। अब गांधी इरविन समझौते के तहत 2 शर्तें थी कि जितने भी कांग्रेसी कैदी है उनको रिहा किया जाए, केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ के, और बाकी जो गांधी जी है वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसलिए रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जाता है। फिर कहते हैं कि 24 तारीख भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की डेट निश्चित की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दी जाती है? फांसी दी जाती है। यानी 23 मार्च के दिन उन्हें फांसी दी जाती है। कब फांसी दी जाती है बेटा? 23 मार्च के दिन उन्हें फांसी दी जाती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। इस प्रकार एक स्वतंत्रता की घड़ी में महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। महत्वपूर्ण क्या था बेटा? योगदान था। इसे क्रम से और आगे देखेंगे।